This we are going to start our third chapter, that is nature of sources and historical construction. इसमें बताया गया कि कैसे हम आर्कोलॉजिकल जो मेथड्स हैं, जो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, उनका पता, उनसे हम जो एंशियंट हिस्ट्री को ट्रेस करते हैं, उनसे हम प्री हिस्ट्री का पता लगाते हैं. प्री हिस्ट्री मतलब वो हिस्ट्री जिसके कोई रिटर्न सोर्सेज नहीं थे. उसके बाद जो आती है प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री मतलब जैसे हड़प्पन कल्चर, जो लिखना तो जानते थे लेकिन उनकी राइटिंग्स को अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए. इंडिया ने जो फर्स्ट डेसिफर राइटिंग थी वो अशोकन इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिली. जो एंशियंट लोग थे वो अपनी जो मटेरियल्स रिमेन्स थे वो छोड़कर गए थे, जिससे हम उनकी लाइफ को इजीली ट्रेस कर सकते हैं. और वो मटेरियल्स रिमेन्स को बरी करते थे माउंट्स में जो स्कैटर थे ऑल ओवर इंडिया. वो माउंट्स मतलब जनरली एक लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड होता है जिसके अंदर जो ओल्ड रिमेन्स होते हैं, पुराने हैबिटेशंस के, वो कवर होते हैं. इसके अंदर हमें सिंगल कल्चर माउंट्स भी देखने को मिलते हैं और मल्टीपल कल्चर माउंट्स भी देखने को मिलते हैं. सिंगल कल्चर मतलब जिसमें पर्टिकुलर एक ही रिलीजन का डोमिनेशन हमें देखने को मिला. माउंट्स को हम दो तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब उन्हें खोजते हैं, और उसके दो पार्ट्स हैं, वर्टिकल एक्सकवेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन. वर्टिकल एक्सकवेशन का मतलब जिसे हम प्रॉपर एक क्रोनोलॉजी का पता लगा सकते थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल में हम जो हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन था वो हमें एक कंप्लीट आइडिया देता है किसी भी एक पर्टिकुलर कल्चर का. हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन काफ़ी चीप था एज कम्पेयर टू द वर्टिकल एक्सकवेशन. जो हमें माउंट्स थे वो अलग अलग जगह पर मिले, लेकिन जो ड्राई एरियाज़ में मिले वो काफ़ी अच्छी स्टेट में थे, लेकिन जो वेट एरियाज़ में मिले वो डिके हो चुके थे, वो काफ़ी ख़राब हालत में मिले. इनसे हम उनके लाइफस्टाइल का, उनकी जो लिविंग कंडीशंस है उनका, उन सारी चीज़ों का पता लगा पाए. जो और दूसरा तरीका था मेगालिथ्स. मेगालिथ्स मतलब जो डेड रिमेन्स थे उनके साथ उनकी जो आइटम्स वगैरह होते थे वे रखे जाते थे, जिससे हम उनके बारे में पता लगा सकते थे कि वो किस तरीके के मतलब पोइट्री वगैरह, टूल्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे. मेगालिथ्स भी काफ़ी एक अच्छा सोर्स था. उसके बाद जो अलग मेथड्स है जैसे रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसमें C14 कार्बन आइसोटोप होता है जो उसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमाइन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो तो होती है 5568 ईयर्स की, और इससे हम मैक्सिमम 70,000 तक की जो एज है उसका पता लगा सकते हैं. और ये लिविंग ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट होता है. जैसे जैसे जो लिविंग ऑब्जेक्ट का डीके होता है वैसे वैसे ये ख़त्म होता चला जाता है. और जो हमने देखा उसके बाद हमने पोलर एनालिसिस और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, मतलब जिसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक साइंटिफिक मेथड होता है जिससे हम ट्री की रिंग से उसके एग्जैक्ट एज का पता लगा सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम उस टाइप के क्लाइमेट, उस टाइप की जोग्राफिकल सेटिंग्स का, उस टाइप की वेजिटेशन वगैरह का पता लगाने में काफ़ी हेल्पफुल थे. बिकॉज जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो ईजिली तब ट्रेस हो पाएगी जब हम उसे कल्चरल सेटिंग से और जोग्राफिकल फिनोमिना से लिंक करेंगे. इस तरीके से जो जियोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टडीज़ थी उससे हम 98% जो टाइम स्केल का पता लगा पाए. उसके बाद हमने देखा कॉइन्स की जो स्टडी उसे हम न्यूमिज्मेटिक्स बोलते हैं, और कॉइन्स के एक्सकवेशन और कलेक्शन से भी हमें काफ़ी चीज़ों का पता चला है. जो एंशियंट टाइम्स है उस टाइम में पेपर करेंसी नहीं होती थी. जो कॉइन्स वगैरह होते थे वो मेटल, ब्रास, कॉपर, इन सारी चीज़ों से बने हुए होते थे, और उन्हें स्टोर करने के लिए कोई प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम नहीं था, इसलिए ब्रास वेसल्स में उन्हें स्टोर किया जाता था. अलग अलग तरीके के ब्रास वेसल्स हमें देखने को मिले जिन्हें हम अब म्यूजियम्स में स्टोर करते हैं. और जो ये कॉइन्स थे इनके ऊपर हमें किंग्स वगैरह के सिंबल, उनके ईश्वर के सिंबल, गॉड्स वगैरह के सिंबल देखने को मिलते थे, जिससे हम उनके जो कौन सी डायनेस्टी, इन सारी चीज़ों का पता लगा सकते थे. जो कॉइन्स थे उनका ट्रेड और ट्रेड में और जो ट्रेड में इस्तेमाल होता था, एक्सचेंज में इस्तेमाल होता था, और जो जिससे हम उस टाइप की डायनेस्टी का और पता लगा सकते थे कि कौन से किंगडम का एक्सटेंशन कहाँ तक है. और जो मेटल का इस्तेमाल होता था और जितना नंबर हमें कॉइन्स के मिले उनसे हम वहाँ के ट्रेड का लेवल, कॉमर्स का और वेल्थ का किसी भी किंगडम के पता लगा पाए. जो कुछ कॉइन्स थे जो गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट इशू करते थे विद द परमिशन ऑफ द किंग. और हमने देखा कि पोस्ट गुप्ता टाइम्स में काफ़ी गोल्ड के कॉइन्स इशू हुए, और जो ओनली फ्यू कॉइन्स बिलोंगिंग टू द पोस्ट गुप्ता टाइम्स इंडिकेटेड द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड इन दैट पीरियड. हमने देखा कि कॉइन्स के अलावा कोरीज का भी इस्तेमाल किया जाता था. कोरीज मतलब जिनकी जो परचेजिंग पावर थी वो कम होती थी एज कम्पेयर टू द कॉइन्स. उसके बाद हमने देखा इंस्क्रिप्शंस को. उसकी बात है इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल कॉइन से ज़्यादा हेल्पफुल था, बिकॉज जो इंस्क्रिप्शंस की स्टडी से पहले तो हम एपिग्राफी बोलते हैं, और जो पेलियोग्राफी होती है उसका मतलब जो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर जो राइटिंग लिखी जाती थी उसे पढ़ना, उसे पेलियोग्राफी बोलते हैं. इंस्क्रिप्शन सील्स पर, स्टोन्स, पिलर्स पर, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स पर इनकारव होते थे, और ये जो थे इंस्क्रिप्शन अलग अलग लैंग्वेजेस में भी मिलते थे. और जो मौर्यन, पोस्ट मौर्यन, गुप्ता टाइप के इंस्क्रिप्शन थे उन्हें हम एक सीरीज ऑफ कलेक्शन में उन्हें पब्लिश किया गया जिसका नाम था कॉर्पस इंस्क्रिप्टोनियम इंडिकारम. और जो
हमें इंस्क्रिप्शंस अशोकन इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, खरोष्टी स्क्रिप्ट में देखने को मिले। ब्राह्मी स्क्रिप्ट मतलब जो लेफ्ट टू राइट जिसे हम लिखते थे, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी वो हमें ऑल ओवर इंडिया देखने को मिली एक्सेप्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ग्रीक्स अरेमिक स्क्रिप्चर्स भी हमें इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिले। हमने जो पहले इंडियन हिस्ट्री में जो ईरानी इंस्क्रिप्शंस को भी पहले डेसिफर किया गया। इंडिया की जो फर्स्ट डेसिफर थी वो जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थे उन्हें डेसिफर किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो 2 अशोकन पिलर्स थे वो लेकर आए, जो एक उन्होंने हरियाणा के तोपरा में रखा और दूसरा मेरठ में। उन्होंने अपने पंडित्स को बुला के इन्हें डिसिफर किए, लेकिन वो नहीं कर पाए। 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो एक सिविल सर्वेंट थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने इसे डिसाइफर किया। और जो इंस्क्रिप्शंस थे उसे उसके ऊपर हमें अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रिलीजन, उनकी अचीवमेंट्स, किंग्स वगैरह के अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। समुद्रगुप्त का एक इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद में मिला जो कि काफ़ी फेमस है। जो इंस्क्रिप्शंस थे वो हमें डोनेशंस में, लैंड रिकॉर्ड्स और जो अचीवमेंट्स किंग्स की और उन्होंने कौन कौन से पार्ट को अनेक्स किया, वो उन सारी चीज़ों को पता लगाने में काफ़ी हेल्पफुल थे। उसके बाद हमने देखा लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज जो उस टाइम पे जो लिटरेरी सोर्सेज वो मेनली बाग्स पर या फिर पाम लीव्स वगैरह पर लिखे जाते थे, और जो एंशियंट बुक्स थी वो मेनली एंशियंट थीम से रिलेटेड थी। और हमने देखा कि उस टाइम पे जो वेदास, ऋग्वेद और रामायण वेद ये काफ़ी फेमस थे। जो वेदास में ऋग्वेद मतलब जो काफ़ी रिलेट करता है प्रेयर से वगैरह से, और जो उपनिषद विच कंटेन सर्टेन फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस, और जो वेदास थे उसके अलग अलग लिम्स थे जैसे शिक्षा, रिचुअल, ग्रामर, एटिमोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, और एक चंदा जिसे मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमें वेदास में देखने को मिली। रामायण और महाभारत जैसे उपनिषद देखने को मिले, पुराणास देखने को मिले। महाभारत में हमें अलग अलग जो ओरिजिनली वर्सेस थे वो 8,800 वर्सेस थे। उसके बाद जिसे जया बोला गया, उसके बाद जब इसमें 24,000 वर्सेस हुए तो इसे भारत बोला गया, और 1 लाख वर्सेस होने पर इसे महाभारत बोला गया। उसके बाद हमने देखा कि वर्स जो पोस्ट वैदिक पीरियड था उसमें जो रिचुअल्स वगैरह थे उनसे भी, लिटरेचर से भी इनके रिचुअल्स वगैरह का, जो किंगडम के रिचुअल्स थे, जो हाउस होल्ड रिचुअल्स थे, उन सारी चीज़ों के बारे में पता चला। जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर सोर्सेज मिले। जो बुद्धिस्ट सोर्सेज थे वो जैसे जटाका स्टोरीज जिसमें बुद्धा की लाइफ के बारे में बताया गया, वो मेनली पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। उसके बाद जो जैन टेक्स्ट वगैरह थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए। उसके बाद जो एक सेकुलर लिटरेचर थी धर्मसूत्रा और स्मृति, जिसे हम धर्मशास्त्र भी बोलते हैं, जो बताते थे कि किंग को, ऑफिशियल्स को कौन कौन सी वैल्यूज़ परफॉर्म करनी चाहिए, कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो कवर करती थी किंग को, उसकी इकोनॉमी को, पॉलिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को और सोसाइटी को लार्ज पार्ट में। और हमने देखा कि जो नॉन रिलीजियस टेक्स्ट है जैसे पाणिनि की अष्टध्यायी, जो नॉर्थ वेस्ट पाणिनि की नॉर्थ अष्टध्यायी और जो जनपद वगैरह के बारे में बताती थी, अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग वर्क्स भाषा के, सुद्राका के, कालिदास के, बना भट्टा की हमें देखने को मिले। और जो हमने देखा कि जो लैंग्वेजेस थी उनका लिखने का स्टाइल भी अलग अलग था। राजतरंगिणी एक इम्पोर्टेंट बुक थी जो बताते जिसे कलाना ने लिखा था, विच डिपिक्ट्स द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द 12th सेंचुरी ऑफ द कश्मीर। संगम लिटरेचर जो काफ़ी फेमस बुक थी तमिल लिटरेचर में, उसके अंदर वेरियस चीज़ें थी जैसे 30,000 लाइन्स ऑफ पोइट्री अरेंज्ड इन 8 एंथ्रोलॉजीज जिसे उटुकोटाई बोला गया, और जो पोएम्स आर कलेक्टेड इन अ ग्रुप ऑफ 100 जिसे पुरुना नुरु बोला गया। जो संगम लिटरेचर थी वो एक ब्रीफ आइडिया देती थी तमिल सोसाइटी का, तमिल लिटरेचर का, और जो लाइफ स्टाइल था तमिल लोगों का उसके बारे में। तमिल्स में बताया गया कि मिलिट्री एक्सपर्ट्स के बारे में बताया, गिफ्ट्स वगैरह के बारे में इसके अंदर डिस्क्रिप्शन था, वॉरियर्स के बारे में भी इसके अंदर हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिला। और जो इंडिया में अलग अलग तरीके के फॉरेनर आए थे जैसे ग्रीक, रोमन्स, चाइनीज, इनके अकाउंट से हमें ट्रेस कर सकते हैं जैसे अलेक्जेंडर इन्वेशन, इंडिका मेगास्थनीज की इंडिका, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी और फाहिन के कंट्रीब्यूशन, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंडीशन था। विलेज स्टडी मतलब इनसे पता चलता है कि जो लोग वगैरह रहते थे, वो जो अपर कास्ट के लोग थे वो कभी मिल्क वगैरह नहीं निकालते। इसमें ये बताया गया है कि नेचुरल साइंसेज, केमिस्ट्री वगैरह का यूज़ करके भी हम एंशिएंट इंडिया को ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो हिस्टोरिकल सेंसेस थे इससे पता लगा है कि जो लोग थे उनके अंदर मतलब इसके बाद इसमें बताया गया कि जो इंडियाज थे उसके अंदर हिस्ट्री की लैकनेस, सेंस ऑफ लैकनेस देखने को मिली, बिकॉज अशोका ने तो इंस्क्रिप्शंस में अपनी हिस्ट्री बताई लेकिन काफ़ी हिस्ट्री वगैरह को प्रमोट नहीं करते थे, इसलिए हिस्ट्री काफ़ी डिस्टर्ब हुई। उसके बाद हमें बताया कि कैसे हमें अलग अलग